जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। देखिए ये हमारा एक दूसरा पार्ट है, एक पार्ट हमारा आरएसआर है तो दूसरा पार्ट हमें जनरल फाइनेंस अकाउंट्स रूल्स पढ़ने हैं। उसके भी 25 क्वेश्चन थे, इसके भी 25 क्वेश्चन है। वहां हमने बात करी थी सेवा से संबंधित, वहां हमने बात की है सेवा से संबंधित। तो सेवा से संबंधित क्या होता है, सेवा किस पे लागू होती है, व्यक्ति पे लागू होती है। और यहां हम बात कर रहे हैं पैसों से संबंधित। यहां व्यक्ति आया, वो कैसे एंट्री करेगा, कैसे रहेगा, कैसे उसका आगे अवकाश लेगा, निलंबन होगा, वेतन मिलेगा, ये सब चीजें यहां पर। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं कि कैसे पैसा आएगा तो कैसे लिया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, कैसे उसकी सुरक्षा होगी, कैसे जमा कराएंगे और कैसे सरकारी खजाने से पैसा निकलेगा। यहां बात कर रहे हैं पैसे की। पैसा लेना, पैसा रखना, पैसा निकालना यहां पर कौन कर सकता है, जिसको पद पर बैठाया जाए, जिस पद के दायित्व के अंतर्गत वो चीज है, वही इस कार्य को कर सकता है। जबकि वहां सेवा में उस इंडिविजुअल व्यक्ति के संबंध में है। वहां पद वाले व्यक्ति के लिए तो वो नियम देखने हैं, लेकिन वो किसके लिए, उस व्यक्ति के लिए। लेकिन यहां क्या है, यहां पैसा लेना, पैसा रखना, पैसे को किस प्रकार सदुपयोग के रूप में उसका उपयोग करना, इसी तरीके से खजाने में से पैसा निकालना, उससे सामान खरीदे तो सामान में मितव्ययता रखना, ऐसे सारे कंट्रोल नीचे के लोगों पर इस तरीके का एक जैसा निर्धारण बना रहे, एक जैसे रूल्स फॉलो हुए और सरकारी खजाने के एक एक रुपए का बहुत अच्छे से उपयोग हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के रूप में एक पुस्तक सरकार द्वारा जारी की गई। ये जो नियम है, इन नियमों के अनुसार सभी अधीनस्थ प्राधिकारी कौन, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो ये नियम बनाए और बना करके नीचे जारी कर दिए, लेकिन नीचे के जितने भी डिपार्टमेंट है, ऑफिस हैं, उनको इस व्यवस्था के तहत जैसे इसमें बताया गया है वैसे ही वो सरकारी खजाने में किसी से पैसा लेंगे तो उस प्रक्रिया से पैसा लेंगे। पैसा लेंगे तो रसीद देंगे तो उसको कैशबुक में लिखेंगे, कैशबुक में लिखेंगे तो उसकी चेकिंग भी होनी चाहिए। सामान खरीदेंगे तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सामान को पारदर्शी तरीके से खरीदा जाए, कोई अपने लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं करे। फिर खजाने में तुरंत पैसे को जमा कराओ, किस तरीके से पैसा कहां रहता है, किस तरीके से कहां पर अकाउंट रहता है, कैसे सरकार में रेवेन्यू आती है और कैसे सरकार में खर्चा होता है, ये सारी बातें यहां पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम में यहां पर अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य करने के हिसाब से बताई हुई है। तो इसको जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स के रूप में हम यहां पर परिभाषित करते हैं। और इसकी सबसे पहले हम एक परिभाषा देखते हैं। इसका नियम संख्या जो 1 है वो इसकी प्रस्तावना है। क्या पढ़ रहे हैं हम, GF&AR, इसकी प्रस्तावना। तो इसकी प्रस्तावना जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर ये किसके द्वारा जारी किया गया, क्यों जारी किया गया, क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजों को देखने के लिए यहां पर तो ये राजस्थान के राज्यपाल द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारियों के लिए, अधीनस्थ मतलब नीचे जो भी काम करेंगे उनके लिए वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता, मतलब
राजस्व लेना है तो उसके संबंध में, खर्चा करने के संबंध में, तो लेन देन में पारदर्शिता, नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जारी किए गए। तो ये हम इसको ये कह सकते हैं कि जो है अधीनस्थ प्राधिकारियों में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर कोई अपनी मर्जी से पैसे का उपयोग नहीं करे, खर्चा नहीं करे, उसका लेन देन नहीं करे, तो एक ऐसी एक रूपता बनाए रखने के लिए यहां पर अधीनस्थ प्राधिकारियों के लिए, मतलब नीचे के जितने भी है, तो राज्यपाल महोदय द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया, उसमें नियम बना करके जारी किए गए। अब इस पुस्तक का जैसे देखिए आरएसआर तो क्या था, आर्टिकल 309 में दी गई शक्ति के क्रम में था, लेकिन क्या ये भी कोई एक्ट के क्रम में, कोई संविधान के आर्टिकल के क्रम में निकला है क्या? तो यहां पर नहीं, इसको हमने क्या किया, एक कार्यकारी आदेश के रूप में जारी किया गया। यह एक कार्यकारी आदेश है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हम कार्रवाई करेंगे। अर्थात ये केवल एक आदेश मात्र है। आदेश मतलब इतने सारे नियमों के साथ एक पुस्तक बना दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव आदेश है, ये संवैधानिक आदेश नहीं है। इसमें लिबर्टी भी है कि मान लीजिए कोई ऐसी रुकावट आ जाए तो उसका शिथिलन भी दिया जा सकता है। वो भी उन्होंने चेक पॉइंट्स बना दिए कि यहां पर ये कर दो, क्योंकि जब काम करते हैं तो नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में यहां पर लागू किया गया, जारी किया गया है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों को किस रूप में जारी किया गया है, ये क्या है, ये एक अधिनियम है, ये संविधान के किसी आर्टिकल से निकला हुआ, दी गई शक्ति के क्रम में निकला गया आदेश है, या ये सिंपल एक कार्यकारी आदेश है, ये क्या है? तो यहां आंसर आना चाहिए, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो राज्यपाल महोदय द्वारा यहां पर जारी किया गया। अब हम इसको यहां पर ये समझते हैं कि राज्यपाल महोदय द्वारा, मैं यहां लिखूं राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इस ऑर्डर के अनुसार इस ऑफिस को, यहां पर जो भी ऑफिस है, जो भी अधीनस्थ प्राधिकारी है, वो क्या करेंगे, पैसा लेने से लेकर के पैसा रखने और पैसा निकालने का ये काम अगर किस व्यवस्था, किस नियम के तहत वो करना है, वो हम इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब इस GF&R में जिस तरीके से नियम लिखे हुए उसके अनुसार काम करें। लेकिन साथियों, हमने देखा था कि पैसा निकलता कहां से है? क्या ऑफिसों में यहां पर पैसा पहुंचाया जाता है ऊपर से कि भैया तुम्हारे यहां इतना खर्चा हो गया, चलिए आज इतना पैसा ले लीजिए? तो ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहां पर ये पैसा क्या, पैसा आएगा तो समझ में आता है कि इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से आएगा, जनता से आएगा, टैक्स के रूप में आएगा, चालान के रूप में आएगा, जुर्माने के रूप में आएगा, तो वो कैसे भी आएगा। तो वहां तो पैसा लेने में तो कैश आ सकता है, लेकिन खर्चा करने के लिए उसी पैसे को काम में ले लें, या हमें उस पैसे को जमा करा करके कहीं से वो लेना पड़ेगा। तो क्या ये व्यवस्था ऑफिस टू ऑफिस चलती है या पूरे राजस्थान की एक व्यवस्था है? अगर देखिए ऑफिस टू ऑफिस चले तो एक डिपार्टमेंट बहुत सारा कमाता है तो वो तो आराम से खर्चा करेगा, और बहुत सारे डिपार्टमेंट कमाई नहीं करते, केवल खर्चा ही करते हैं, जैसे एजुकेशन और मेडिकल ऐसे डिपार्टमेंट। तो वहां कैसे होगा फिर? उनके तो कमाई नहीं होगी, तो फिर उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो यहां पर उसकी एक
एक व्यवस्था है। जो पैसा आता है उसको कलेक्ट करके एक जगह बैंक में, वो डे टू डे वहां पर जाता रहता है और डे टू डे जिस ऑफिस को चाहिए उस ऑफिस में से निकलता रहता है। अब निकालने के लिए कौन सी जगह है, कहां से निकालना पड़ता है, हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, चाहे जमा कराना हो और चाहे निकालना हो, तो वो जगह है कोषागार। तो साथियों, पैसा निकलने की जगह कौन सी है, पैसा जमा होना और पैसा निकलना, ये स्थान होता है कोषागार। जो भी सरकारी खजाने में जाएगा वो इस ट्रेजरी के रूट के थ्रू जाएगा, जो भी सरकारी खजाने में से निकलेगा वो इस ट्रेजरी के रूट में से निकलेगा। अर्थात यहां पर ये जो कोषागार है, यहां ये अधिकारी जब ये अनुमति देगा तब वो बैंक जो है यहां हमको पैसा देगा। जब बैंक में पैसा जमा हो जाएगा तो इसके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ये उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ये यहां पर सारी व्यवस्था देखता है। तो इस तरीके से यहां पर ऑफिस के अंतर्गत जो आने वाला पैसा है, जमा होने वाला पैसा है, निकलने के लिए इस ऑफिस को अपनी आवश्यकता के लिए पैसा निकलना है, तो ये सारी रिक्वेस्ट हमें कोषागार को भेजनी पड़ती है। ये एक हमारा चैनल है। तो देखिए, ऑफिस में तो आपको कौन से नियम पालन करने, GF&R, लेकिन जैसे ही आपने बिल यहां पर भेजा या पैसा भेजा तो ये पैसा फिर एंटर हो गया है कहां पर, कोषागार में। अब कोषागार में जब ये खजाने में से निकलेगा या खजाने में जमा होगा, तब हम कोषागार को ये नहीं कहेंगे कि आप GF&R के हिसाब से काम करो, क्योंकि यहां तो कैसे लेंगे, कैसे रसीद देंगे, कैसे उसको करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे, कैसे टेंडर करेंगे, ये सब लिखा हुआ। अब कोषागार तो ये करता नहीं। कोषागार को देखा गया कि कैसे आएगा तो उसको कैसे चेक करोगे, क्या करना है, कैसे उसकी अकाउंटिंग होगी, कैसे हिसाब बनाना है, ये सारी चीजें कोषागार का है। तो यहां पर कौन से नियम आ गए, फिर हमने कोषागार के अंदर बात करते हैं तो कोषागार में कोषागार नियम आ गए। जितने भी ट्रेजरी है, हमारा खजाना है, वो कोषागार नियम कहलाते हैं। और ये जो कोषागार नियम होते हैं ना, ये संविधान के अनुच्छेद 283(2) से बने हुए। जितने भी ट्रेजरी के रूल्स है, क्योंकि ट्रेजरी मतलब खजाना, खजाना मतलब पब्लिक मनी। हमारे यहां जो भी एक एक रुपया आया है पब्लिक का है, मालिक भी पब्लिक है, इसलिए हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि हमें हर चीज का यहां पर हिसाब किताब रखना है। तो संविधान के अंदर ही यह व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से आप अकाउंट के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, जो भी सरकार काम करेगी। नहीं तो खजाने में से जो चाहे वो चोरी कर ले, ऐसा नहीं है। तो यहां पर एक पूरी व्यवस्था है और कोषागार के अंदर इस संविधान के इस अनुच्छेद के साथ में यहां पर कोषागार नियम बने हुए हैं और इसके अंदर ये कोषागार नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। तो कोषागार नियम तो कोषागार के अंदर काम करेंगे, लेकिन कोषागार से बाहर ऑफिसों में तो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर काम करेगा। तो हमने कहा कि देखो, ये काम सही तो यहां कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कोषागार नियम और इन दोनों का रिफ्लेक्शन देखें तो ये दोनों एक दूसरे के, इनको हम क्या बोलेंगे, पूरक, सप्लीमेंट है। सही तरीके से कार्रवाई करनी है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो GF&R, और उसका पैसा निकलना या जमा होना है तो वो आपका ट्रेजरी रूल्स। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियमों को कोषागार नियमों के पूरक नियम कहा गया है। तो ये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कोषागार नियमों के पूरक नियम कहलाएंगे। ये इसके सप्लीमेंट रूल्स हैं। तो यहां पर राज्यपाल महोदय द्वारा सामान्य वित्तीय लेखा नियम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में बना करके जारी कर दिए गए और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार प्रत्येक अधीनस्थ प्राधिकारी को
सरकारी धन का राजस्व लेने के लिए, सरकारी धन का खर्चा करने के लिए, नियमों की जानकारी के लिए, नियमों की पालना करने के लिए ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रहेगा जिसके अनुसार उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब हम इसके बारे में, जो स्थान है वो है कोषागार, कोषागार से धन का लेन देन होता है, तो इसलिए कोषागार में कोषागार अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है जहां से पैसे की सारी रखरखाव होता है, जिसका सारा अकाउंट तैयार होता है और किसी स्थान पे जाकर के वो कंपाइल होता है। तो इसलिए इसको हम कोषागार नियम के साथ में बांधते हैं। तो कोषागार में जो कार्रवाई होती है वो कोषागार नियमों से होती है और कोषागार नियम संविधान के अनुच्छेद 283(2) से बने हुए हैं। इसलिए हमने यहां पर कोषागार नियमों को और सामान्य वित्तीय लेखा नियमों को आपस के सप्लीमेंट रूल्स कहा है, पूरक नियम कहा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट है। तो ये हमारे एक सामान्य वित्तीय लेखा नियम की एक प्रस्तावना हम लोगों ने तैयार करी कि किस तरीके से ये कहाँ से निकला, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्या काम आता है, क्यों बनाया और ये किसके सप्लीमेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर GF&DR की प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोगों ने देखी। अब हम इसका नियम संख्या 2 शुरू करने से पहले एक बार वापस हम कुछ व्यवस्थाओं पे ध्यान रखना चाहते हैं कि यहाँ पर ये क्या महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। उस महत्वपूर्ण कड़ियों के लिए हम बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर देखिए, ये राज्यपाल महोदय हैं जिनके नाम से हम शासन कर रहे हैं। जो भी हमें कानून बनेंगे, जो भी ऐसे नियम होंगे, इनके हस्ताक्षरों के पश्चात ही जारी किए जाते हैं। और इसके नीचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उसके नीचे अगर उनके विशेषाधिकार प्राप्त मिनिस्टर्स जो है वो रहते हैं और इस आधार पे नीचे व्यवस्थाएं होती हैं। इनमें नीचे देखिए, इनको यहाँ पर मिनिस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रशासनिक सचिव, जो जनरली एक IAS ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक सचिव इनके पास काम करते हैं, इनके पास लगाए जाते हैं। और यहाँ पर ये दोहरी व्यवस्था है हमारी संघीय ढांचे की कि इस तरीके से हमारा मैनेजमेंट होता है कि चुने हुए प्रतिनिधि और यहाँ ब्यूरोक्रेट्स दोनों मिलकर के इस प्रकार की व्यवस्था का संचालन करते हैं और इसके आधार पर यहाँ पर ये जनता के लिए कार्य करते हैं। दोनों ही जनता के लिए यहाँ पर कार्य करने के लिए ये दोनों ये रहते हैं। इस प्रशासनिक सचिव के पास देखिए, यहाँ पर पूरा एक ऑफिस एस्टेब्लिश रहता है और ये सारे के सारे जब भी हम काम करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कहा कि ये वित्त के प्रशासनिक सचिव है, ये वित्त मंत्री है मान लीजिए, और ये मान लीजिए चिकित्सा मंत्री है और ये चिकित्सा सचिव है। अब हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे लोग हम इन्हें डायरेक्ट करते हैं और ये शासन सचिवालय से यहाँ पर हम गवर्न होते हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था होती है कि यहाँ इनके बीच के कोऑर्डिनेशन के साथ में यहाँ पर देखिए इस प्रकार की व्यवस्था कि ये जो भी है, इनको कोई भी कार्य है तो ये यहाँ पर मुख्य सचिव के पास में, यहाँ पर एक मुख्य सचिव इन पर नियंत्रण रखता है और मुख्य सचिव इनके प्रति अकाउंटेबल होता है। तो इस तरीके से हमारी एक व्यवस्था चलती है। शासन सचिवालय में प्रशासनिक स्तर के अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं और ये जो है इनको यहाँ पर GF&DR में यहाँ कहा गया है प्रशासनिक विभाग। हर डिपार्टमेंट का एक प्रशासनिक विभाग होता है जो पॉलिसी मेकर होता है और उनके आधार पर यहाँ पर जो कानून वगैरह होते हैं उनको कैसे क्रियान्वित कराया जाए, कौन से यहाँ पर आदेश हैं उनको कैसे क्रियान्वित कराया जाए, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। और ये नीचे वालों को डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं और उसके अनुसार नीचे वाले कार्य करते हैं।
अब यहां पर जैसे जैसे बात आई तो एक हमने वित्त का मंत्रालय बना दिया, वित्त का मंत्रालय के अंतर्गत वित्त मंत्री बना दिया, और वित्त मंत्री के साथ में यहां पर एक पूरा प्रशासनिक लवाजमा दे दिया। मतलब एक प्रशासनिक वित्त विभाग जो सचिवालय में, जिसका मुखिया प्रशासनिक सचिव होता है, वो प्रशासनिक सचिव के नियंत्रण में एक वित्त विभाग। और ये वित्त विभाग क्या कर रहा है, पूरे राजस्थान के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ये वित्त को मॉनिटर कर रहा है। मतलब मान लीजिए चिकित्सा विभाग है, कैसे बीमारी होगी, क्या हॉस्पिटल का टाइम होगा, क्या उसमें पॉलिसी रहेगी, ये सारी बातें तो हम मेडिकल डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकल डिपार्टमेंट को इक्विपमेंट परचेज करने हैं, पैसे की आवश्यकता है, तो फिर वो उसको पैसे का नाम आते ही फिर हम वित्त विभाग का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि वित्त विभाग पूरे राजस्थान के पैसे को मैनेज करता है। तो हम इसको प्रशासनिक विभाग कहते हैं। तो देखिए चिकित्सा में अगर कोई है तो चिकित्सा का प्रशासनिक विभाग, मतलब सचिवालय में वो चिकित्सा विभाग के जो सचिव हैं उनका जो ऑफिस है वो पूरा वहां पर प्रशासनिक विभाग कहलाता है। और इसे ही हम यहां पर, चूंकि सचिवालय से देखिए क्या चलती है, सरकार, इसको हम कई बार सरकार शब्द को बोलकर भी यहां पर इंगित करते हैं। यह व्यवस्था हमारी यहां पर सचिवालय स्तर तक है। अब देखिए यहां पर हम वित्त विभाग की तरफ आते हैं। वित्त विभाग में देखिए, मान लीजिए सेल टैक्स डिपार्टमेंट, वित्त विभाग के अंडर में आबकारी विभाग है, वित्त विभाग के अंडर में पेंशन डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग के अंदर में डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे नीचे इन्होंने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नीचे बना दिए और उनका कंट्रोल वित्त विभाग ने अपने पास रखा। देखिए सेल टैक्स आबकारी ऐसे डिपार्टमेंट है ना, तो यहां क्या करते हैं, सरकार को क्या करते हैं, कमा करके देते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, अर्जित करके देते हैं। और अलग भी होते हैं, जैसे चिकित्सा विभाग है, ऐसे शिक्षा विभाग भी हो सकता है, ऐसे पीडब्ल्यूडी हो सकता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, और माइंस हो सकता है, जिनका भी वहां पर वो रेवेन्यू भी होती है और खर्चा भी होता है, दोनों तरीके के डिपार्टमेंट है। तो यहां पर हम देखेंगे चिकित्सा विभाग में भी नीचे हमने से बड़ा डिपार्टमेंट है, हमने इसको बांट दिया। मान लीजिए यहां पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, यहां पर फैमिली प्लानिंग, एड्स, ऐसे अलग अलग हमने डिवीजन बांट दिए। तो इस प्रकार अलग अलग डिवीजन, देखिए हर डिपार्टमेंट के नीचे जितना बड़ा डिपार्टमेंट है उसके वैसे ही डिवीजन बटे होते हैं। और यहां डिवीजन इसलिए क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग उस काम की हो सके, उस मॉनिटरिंग को देखने के लिए यहां पर ये डिवीजन बना दिए गए। और हर डिवीजन को देखिए दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना है। अगर इन चारों के लिए अगर सामंजस्य की बात है तो वो ये करेगा, लेकिन यहां हमने कहा कि नीचे जाकर के काम होगा ही नहीं। अगर एक आदमी क्या क्या संभालेगा, तो हमने क्या किया, बड़ा डिपार्टमेंट है तो छोटे 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 उसके टुकड़े कर दिए। और एक को कहा कि तुझे केवल इसी में काम करना है, उसको दूसरे को कहा तुझे इसी में काम करना है। और हर विंग का एक मुखिया बना दिया गया, हर विंग का एक मुखिया बना दिया गया। और उस विंग के मुखिया को हमने यहां पर विभाग नाम दिया, और विभाग के मुखिया को हमने यहां पर क्या बोला, विभागाध्यक्ष, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये हमने एक मुखिया बना करके बिठा दिया। इसी तरीके से यहां पर भी ये मुखिया बन गए, यहां पर भी मुखिया बन गए, यहां पर भी मुखिया बन गए, यहां पर भी मुखिया बन गए। अब हमने देखा कि ये डिपार्टमेंट बड़ा है भाई। अब यहां बड़ा डिपार्टमेंट है तो इसके बीच में हमने क्या किया, एक लेयर बना दी। बोले नीचे तो ये ऑफिस, हॉस्पिटल्स खुल गए, CMHO ऑफिस खुल गए,
इसको यहां पर सीएमएचओ मॉनिटर कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नीचे फिर हॉस्पिटल, सीएससी बन गई, पीएससी बन गई, ऐसे नीचे तक ऑफिस चले गए। तो बीच में हमने एक मान लीजिए संभाग स्तर पर एक कार्यालय बना दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहां पर नीचे नीचे छोटे छोटे गांव तक हॉस्पिटल है, तो यह कोई मॉनिटरिंग कैसे करे? तो हमने क्या किया, कार्यालय और विभागाध्यक्ष के बीच में एक और बीच में अधिकारी बिठा दिया। तो हम इसको संभाग बोलेंगे और इसको हम यहां पर प्रादेशिक अधिकारी, संभागीय अधिकारी का नाम दे दिया। और नीचे जितने भी लोग हैं इनको हमने एक ही नाम दिया और उसका नाम दिया कार्यालय अध्यक्ष, हेड ऑफ ऑफिस। ऐसे ही यहां पर है, ऐसे ही इनमें है। तो इस तरीके से हमने एक व्यवस्था यहां पर सृजित करी कि जिससे डिसेंट्रलाइजेशन कर सकें। अब डिसेंट्रलाइजेशन को हम यहां पर फाइनेंस रूल्स के रूप में हम कैसे डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं कि जिससे यहां पर पैसों के आने जाने की जो व्यवस्था है उसमें यहां पर हम उस कार्यालय के हिसाब से, छोटा कार्यालय है, देखिए नीचे सबसे छोटा क्या है, कार्यालय अध्यक्ष है। तो हमने ये माना कि वहां पर जो भी अधिकारी होगा वो ऊपर वाले से छोटा होगा, तो उसकी शक्तियां मतलब पैसों के बारे में निर्णय लेने की क्षमता उसके पद के दायित्व के साथ में जो है हम बढ़ाते जाएंगे, जिससे चेक एंड कंट्रोल लग सके। तो हमने क्या किया, यहां पर शक्तियों को विकेंद्रित किया। तो हमने सारी शक्तियां तो किस में मान ली, वित्त विभाग में मान ली। गवर्नर साहब ने क्या कहा कि चलो सारी शक्तियां तो हम वित्त विभाग को दे देते हैं, क्योंकि इसका तो काम ही मॉनिटर करना है। लेकिन अगर सारी शक्तियां आपने वित्त विभाग को दे दी तो छोटे छोटे मैटर, किसी को मान लीजिए 1000 रुपए की परचेजिंग करनी है तो वित्त विभाग से पूछेगा तो उसका होगा ही नहीं, सरकार में काम ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहां वित्त विभाग, लेकिन फिर हम पावर दे देते हैं। फिर हम देखिए प्रशासनिक विभाग को पावर दे देंगे, फिर इससे छोटा पावर हम एचओडी को देंगे, इससे कम कर देंगे। मान लीजिए यहां पर 20 करोड़ का पावर प्रशासनिक विभाग को दे दिया, 10 करोड़ का एचओडी को दे दिया, 5 करोड़ का संभाग को दे दिया, 1 करोड़ का नीचे कार्यालय को दे दिया। मतलब नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे उनकी शक्तियों की सीमा कम होती जाएगी। तो ये शक्तियों की सीमा कम करते हुए वो अपना निर्णय कर सकते हैं। तो हम इसको अब शॉर्ट में अगर ये माने तो यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं कि यहां हमने प्रशासनिक विभाग बना दिए, और ये प्रशासनिक विभाग, हम 2 विभागों की बात कर रहे थे, एक वित्त विभाग है और मान लीजिए, और दूसरा मान लीजिए अभी हमने चिकित्सा विभाग की बात करी। चिकित्सा विभाग में ये दोनों जो है प्रशासनिक विभाग है और प्रशासनिक विभाग है, इनको प्रशासनिक नाम दिया। और ये कहां, शासन सचिवालय से गवर्न होते हैं, शासन से। सचिवालय मतलब सचिवों का स्थान, सारे सचिव होते हैं इसमें, जनरली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। और ये पूरे डिपार्टमेंट में जो भी हमारी विधानसभा या जो भी कानून बनते हैं या ऊपर से हमें जो डायरेक्शन मिलते हैं उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए उसको मॉनिटर करते हैं और अपने नीचे वाले अधिकारियों को इसका आदेश देते हैं। तो यहां से हम सेकंड लेयर शुरू कर रहे हैं, और ये सेकंड लेयर हो गया। देखिए यहाँ आपने बांट दिया अलग अलग, और इनका हमने नाम दिया था अलग अलग विंग में, इनको कहा विभागाध्यक्ष। ये ऊपर से काम करने का डायरेक्शन देंगे और काम करना शुरू करेंगे विभागाध्यक्ष से। इसलिए हम इनको एक और चीज कहते हैं, इनको हम नियंत्रण अधिकारी भी कहते हैं, नियंत्रण अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स। इसको दायित्व दे दिया कि भैया आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, और ये जो काम सरकार ने, हमने जो आपको निर्देश दिया है, क्योंकि प्रशासनिक विभाग को हम सरकार भी तो बोल रहे हैं, कि वहां से जो निर्देश है उसको यहां पर जमीन पे फलीभूत करो, उसको क्रियान्वित करो। तो विभागाध्यक्ष जो है अपने नीचे मान लीजिए काम कराने के लिए हमने संभाग स्तर पर भी अधिकारी कर लिया, और इसको हमने नाम दिया प्रादेशिक अधिकारी। थोड़ी कम शक्तियां दे दी, और इसके नीचे सब के सब जितने भी हैं वो सबको हमने क्या कहा कि हर कार्यालय में एक मुखिया बना दो, वो कार्यालय अध्यक्ष हो गया।
तो यहां पर एक स्ट्रक्चर हमें समझ में आया कि एक प्रशासनिक विभाग होता है, एक विभागाध्यक्ष होता है, एक संभाग स्तर का वो होता है, एक कार्यालय अध्यक्ष होता है। लेकिन अब प्रशासनिक विभाग में भी हमने कहा एक डिपार्टमेंट का प्रशासनिक विभाग, और चूंकि वित्त के मामले में है तो यहां पर इस वित्त विभाग को हम यहां पर एक अलग कैटेगरी में कहेंगे। तो यहां देखिए 5 लोग हो गए। नंबर 1 सबसे छोटा, नंबर 2 इससे बड़ा, नंबर 3 विभागाध्यक्ष, नंबर 4 संबंधित विभाग का प्रशासनिक विभाग, और नंबर 5 मतलब वित्त विभाग। वित्त विभाग भी एक प्रशासनिक विभाग है। लेकिन चूंकि हम वित्त की बात कर रहे हैं, इसलिए पूरे राजस्थान में कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी ऑफिस हो, अगर पैसों से संबंधित कोई जिम्मेदारी की बात है तो वो वित्त विभाग की रहेगी। अब क्यों रहेगी इसको देखिए। सबसे पहले हम बजट बनाने की एक प्रक्रिया देखते हैं कि कार्यालय के अंदर यहां से बजट की एक डिमांड शुरू होती है। ये डिमांड का यहां से डिमांड बनी, ये डिमांड आगे पहुंची, आगे से विभागाध्यक्ष पहुंची, और सारे विभागाध्यक्षों की डिमांड संबंधित डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई। और ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? पैसा चिकित्सा विभाग ये तो प्लानिंग कर नहीं सकता कि भाई ठीक है इस बार मरीजों का इतना शुल्क बढ़ा दो, इसका ये कर दो, है तो चिकित्सा विभाग के हिसाब से पैसों की प्लानिंग नहीं हो सकती। अल्टीमेटली पैसों की प्लानिंग, इनको दवाइयों का खर्चा चाहिए और किसी चीज का खर्चा चाहिए, ये तो सरकारी है ना, फ्री में ये करना है, फ्री में ये करना है, तो और पैसा कहां से आएगा भाई? तो पैसा लेने के लिए यहां पर एक व्यवस्था है कि जैसे इस तरीके का अपना अपना बजट डिमांड आप बनाइए, और इस बजट डिमांड को लेकर के कहां जाइए? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाइए। फाइनेंस डिपार्टमेंट उस बजट डिमांड को नोटिस करता है, उसको इवेल्युएट करता है, और इवेल्युएट करने के बाद में फिर वो देखता है, क्योंकि उसके पास कुछ दूसरे डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, फॉरेस्ट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो उसको क्या करके देते हैं? कमाई करके देते हैं, रेवेन्यू ला करके देते हैं। तो यहां पर उसके पास इनफ्लो है, और यहां से ये डिमांड मांगने वाले आ गए, मतलब ये आउटफ्लो है। ये मॉनिटर करता है कि मेरे पास आने की कितनी गुंजाइश है, और जिससे मैं मांगने वालों को उतना पैसा दे सकूं। तो ये इस दोनों के कॉम्बिनेशन को बना करके ये एक प्लानिंग करता है, इनफ्लो के अकॉर्डिंग आउटफ्लो, और उसके आधार पर ये क्या करता है? बजट प्रिपेयर करता है। बजट को प्रिपेयर करने के बाद में देखिए, ये बजट का अनुमोदन किससे लेगा? ये बजट का अनुमोदन लेता है विधानसभा से। विधानसभा में कौन है? विधानसभा में हम लोग हैं, अर्थात चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे बिहाफ पे वहां पर उस बजट पे मोहर लगाते हैं कि हाँ ये विकास का कार्य है, ये सही है, ये गलत है, कोई गलती हो रही है, कोई कमी हो रही है, इस आधार पे चर्चा करके उस पे ये इस वित्तीय वर्ष का बजट पारित कर दिया जाता है। बजट हमेशा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है। फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये बजट जब पास होता है तो वापस वित्त विभाग के पास आ जाता है, और आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल से पहले पहले बजट पास हो जाता है, बजट रख दिया जाता है, क्योंकि यदि 1 अप्रैल से पहले यदि बजट पास नहीं होता है तो सरकारी खजाने से आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। सरकारी खजाने में से पैसा निकालने के लिए हमें विधानसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगर कभी देखा हो कि जब पूरा बजट पास नहीं हो पाता, ऐसी कोई संभावना है कि बजट पास होने में समय लग रहा है, या चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो बहुत जल्दी अप्रैल मई में ही इलेक्शन है तो वो उस वर्ष के लिए वो यहाँ पर एम्पावर्ड नहीं है, तो हम बजट का भी एक छोटा हिस्सा जिसको हम लेखानुदान कहते हैं, वो लेखानुदान पास करवाते हैं। लेकिन बिना अनुमति के यहां पर कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, जब विधानसभा से बजट पास हो जाता है, बजट पास होने के बाद में वित्त विभाग के पास आ जाता है, और वित्त विभाग उस पैसे को संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो गया, चाहे वो चिकित्सा हो गया, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो गया, वो उनको अलॉट कर देता है।
तो बजट कंट्रोल ऑफिसर बना करके उनको दे देता है कि भैया आपने जो प्लानिंग की थी हमने विधानसभा से उसको अप्रूव करा दिया है, अब आप ऐसे तो रेवेन्यू, ये आपके रेवेन्यू के टारगेट है और ये आपको यहां पर खर्चा करने के लिए आपको इन इन स्कीम में, इन इन अकाउंट में आपको इतना इतना प्रोविजन किया जाता है, अब आप इतना काम कर सकते हो, इतनी सैलरी, इतना उन पे भत्ता, इन पे ये काम, इसके रोड बनेगा, इसका ये खर्चा होगा, इतने इक्विपमेंट आएंगे, इतना फर्नीचर आएगा, वट एवर जो भी है हर डिपार्टमेंट का इस तरीके से बजट बन करके उस डिपार्टमेंट में, और हर बजट का एक अकाउंट नंबर फिक्स कर दिया जाता है जिससे वहां पर घालमेल नहीं हो, किसी प्रकार का ऐसा नहीं हो कि यहां पर मॉनिटरिंग नहीं हो पाए। हर चीज का एक अकाउंट नंबर बना करके दिया हुआ है कि किस अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा निकालना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग पैसा जमा कराना पड़ता है, रेवेन्यू आती है तो जमा कराते हैं। तो यहां से जैसे ये यहां पर आया बजट, तो ये यहां वाले ने संबंधित डिपार्टमेंटों को अलॉट कर दिया, डिपार्टमेंटों ने अपने अपने नीचे ऑफिस को इसको अलोकेशन कर दिया, जिससे यहां पर 1 अप्रैल से पहले पहले जब हमारे पास आ जाता है तो 1 अप्रैल से हम खर्चा करना शुरू कर देते हैं। एम्प्लॉइज की सैलरी हो गई और जो खर्चे हो गए वो सारे खर्चे हम देना शुरू कर देते हैं। अब एम्प्लॉय की सैलरी बांटनी है, सैलरी कहां से निकाले भाई? आपको ये जो बजट मिला है ये तो कागज मिला है, पैसे थोड़ी मिले हैं, और कागज से पैसे थोड़ी आते हैं, तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा कहां से आएगा? तो इसके लिए देखिए, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने काम किया है, हम आपको यहां पर एक नाम दे रहे हैं और उसका नाम है आहरण एवं वितरण अधिकारी। आहरण मतलब कहां से आहरण? सरकारी खजाने से आहरण। वितरण मतलब किसको? जो पैसा आहरण किया है उसको बांटो, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीडीओ। कौन होता है? प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष एक डीडीओ होता है, और हर ऑफिस में, चाहे वो विभागाध्यक्ष का ऑफिस हो, वो भी वहां पर एक कार्यालय अध्यक्ष होता है। तो प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष, जैसे ही कार्यालय अध्यक्ष हुआ मतलब ऊपर वाला तो नीचे वाला हो ही सकता है, तो वो आहरण वितरण अधिकारी होता है। अब पैसा कहां से? सैलरी देनी है, कहां से निकाले? यहां तो कागज है, तो कागज से तो पेट नहीं भरता, तो यहां से ये अपना एक बिल प्रोसेस करके कि किस कर्मचारी को उसकी क्या बेसिक है, कितना पैसा देना है, ऐसे एक बिल बना करके फॉर्मेलिटी करके ये भिजवाते हैं। देखिए, ये जो पैसा निकालने के लिए ये भिजवाते हैं कोषागार को। उस अकाउंट नंबर में से पैसा निकालना है, उस अकाउंट नंबर की डिटेल इस बिल पर अंकित है। यहां पर ये कोषागार में ये बजट एलोकेशन आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, यहां नजर आता है कि हाँ इसके पास बजट है, और ये तभी इसका बिल आगे ऑनलाइन प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद जब ये ट्रेजरी में जाता है, ट्रेजरी वाले कोषागार नियमों से इसको चेक करते हैं, और फिर चेक करने के बाद में यहां से एक एडवाइस बना करके, आजकल जमाना चेंज हो गया है, आजकल साइन करके नहीं देते हैं, आजकल वो पूछते हैं कि बता दो भैया किसको पेमेंट करना है, उसका अकाउंट नंबर बता दो, तो हम एडवाइस बना देते हैं और ये बैंक को सीधा इन्फॉर्म कर देता है और बैंक आपके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही ये पैसा ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब उस अकाउंट में से ये खर्चा हो गया। जब तक पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब तक उस अकाउंट में खर्चा नहीं है। बिल बनने से खर्चा नहीं होता है, उस सरकार के अकाउंट में से पैसा निकलते ही ये खर्चा माना जाता है। अब महीने का जो भी खर्चा किया आपने, इसको ये लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है, और जैसे ही महीना पूरा हो जाए तो ये अपना अकाउंट पूरा मंथली अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं मंथली अकाउंट बना करके, देखिए अब किसको दे, क्योंकि आपको यहां पर बजट के अंतर्गत काम करना है, जितना अकाउंट में पैसा है उतना काम करना है, तो कहीं आप कम ज्यादा नहीं कर लो। इसलिए हमारे संघीय ढांचे की व्यवस्था में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक केग बैठे हुए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके यहां से गाइडेड हर सेंट्रल डिपार्टमेंट का हर स्टेट में एक ऑफिस होता है जिसको हम बोलते हैं महालेखक।
ये महालेखाकार क्या है, इसको सीएजी ने एक गाइडलाइन बना करके दी कि देखो भाई, जो स्टेट काम कर रहे हैं उन स्टेट के अंतर्गत जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार काम हो, सरकारी पैसे की लीकेज नहीं हो, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो, और इस बात को तुम सुनिश्चित करोगे किसके किसके लिए, आप विधानसभा के द्वारा जो बजट पास हुआ है, विधानसभा ने जो नियम कायदे बना करके गवर्नर साहब ने नीचे जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को मॉनिटर करोगे। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए, तुम्हें लगे कि गलत हो रहा है, तो भैया जो मालिक है, जो इसके आधार पर ये विधानसभा में प्रतिनिधि हैं, तो आप इनको रिपोर्ट करोगे, इनको बताओगे कि साहब ये लोग गलतियां कर रहे हैं। तो महालेखाकार क्या करेगा, जो बजट की कॉपी आई वैसे अकाउंट नंबर यहां पर खोल लेगा, और ये कोषागार अपना मंथली भाई किस ऑफिस ने किस अकाउंट से कितना पैसा निकाला, ऐसे पूरे राजस्थान की ट्रेजरी सब मिलकर के अगले महीने अपना अकाउंट किसको भेज देंगे, महालेखाकार को। और ये प्रत्येक बिल की यहां पर एंट्री कर लेगा कि कितना एलोकेशन था और कितना आपका एक्सपेंडिचर हो गया और कितना बैलेंस है। अगर आप इससे ज्यादा पैसा निकालोगे तो ये तुरंत उसको पकड़ लेगा, कम खर्चा करोगे तो भी ये बुरा मान जाएगा और ये जाकर के बता देगा कि साहब देखिए आपने एक प्लानिंग करी थी और नीचे वालों ने ये जनता के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं किया, वो भी गलत है, बचा लिया वो भी गलत है, ज्यादा खर्च कर दिया वो भी गलत है। तो दोनों ही सिचुएशन को यहां पर ये महालेखाकार, तो यहां ये महालेखाकार क्या करता है, यहां की अकाउंटिंग करता है। और इसके पास ये अकाउंट की इंफॉर्मेशन कहां से आती है, हर कोषागार इसके पास मंथली अकाउंट सारे बिल वाउचर के साथ में यहां पर ये इसको भिजवाता है। इस तरीके से यहां पर ये एक व्यवस्था चलती है और इस व्यवस्था के तहत यहां पर ये कार्यवाही होती है। तो ये जो बीच में कोषागार आया, तो पैसा हो, चाहे हमें पैसा जमा कराना हो तो चालान से जमा हो जाता है, चाहे वो बैंक में डायरेक्ट गया है तो भी चालान से इंफॉर्मेशन अकाउंट तैयार करने के लिए ट्रेजरी के पास रहती है। और फिर ये अपना अकाउंट बना करके सारी ट्रेजरीज, हर जिलों में ट्रेजरी है, ये सारी ट्रेजरीज वहां से अपना अपना अकाउंट बना करके एजी को भेजती है और पूरे राजस्थान का एक अकाउंट में से कितना पैसा निकला उसका एक सिंगल अकाउंट जो है वो महालेखाकार कार्यालय पे मेंटेन होता है। उसमें कोई भी कमी या ज्यादा होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो वित्त विभाग को दे देता है। इस प्रकार से ये कार्यवाही यहां पर सुनिश्चित होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमें कुछ शब्द समझ में आए। तो देखिए ये कुछ शब्द हैं, कार्यालय अध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी, प्रादेशिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग या जिसको सरकार बोलते हैं, कोषागार, महालेखाकार, बैंक, इन सब को अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, इन सब को अपने को समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। तो हमारा जो दूसरा नियम है वो हमारा परिभाषा से शुरू हो रहा है। अब परिभाषा में हमारी पहली परिभाषा है महालेखाकार। देखिए महालेखाकार है ना, इसको बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल। देखिए घुमाने के लिए इसको ऑडिटर जनरल बोल दे, लेकिन लेखाकार वर्ड है तो ये अकाउंटेंट जनरल ही कहलाएगा। तो महालेखाकार कौन होता है, तो इसका आशय हर स्टेट में एक महालेखाकार, कई लोग क्या करते हैं सीएजी से इसका करते हैं, सीएजी अलग है, सीएजी पूरे देश का होता है, लेकिन महालेखाकार हर स्टेट में होता है। तो यहां पर यह है संस्था या मैं इसको ये कहूं कि पहले इसका आशय राजस्थान के महालेखाकार से है। जहां जहां भी इस पुस्तक में महालेखाकार वर्ड आए तो आप कहोगे कि ये राजस्थान का महालेखाकार है, इसका आशय राजस्थान के महालेखाकार से है।
अब हम इसमें सेकंड चीज क्या करते हैं, ये क्या कार्य करता है, महालेखाकार के क्या कार्य होते हैं। तो मैं इसको पहले शब्दों में कहूं और वही प्रश्न भी बन जाता है, यह संस्था राजस्थान सरकार का लेखा रखती है। ये राजस्थान सरकार का लेखा रखने वाली संस्था है। यहां अकाउंट मेंटेन होता है। तो देखिए यहां एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि राजस्थान सरकार का लेखा रखने वाली संस्था है, आपको वित्त विभाग कह दे, कोषागार कह दे, महालेखाकार कह दे, तो यहां सही आंसर क्या है, महालेखाकार। फिर क्या दूसरा क्या करता है, ये तो ठीक था कि ये यहां पर इतना तो समझ में आ गया कि ये लेखा रखता है, लेकिन एक काम और करता है कि आपने ये अकाउंट में से कितना निकाला ये तो अकाउंट हो गया, लेकिन भैया जो पैसा निकाला था वो कैसे खर्च किया, इसके लिए तो कैसे होगा, ये बाद में क्या करने आता है, ऑडिट भी करने आता है। तो ये ऑडिट भी करता है। तो यहां पर ये सरकार के लेखों की लेखा परीक्षा, ऑडिट, ये ऑडिट भी करते हैं। और फिर ये भी मॉनिटर करते हैं कि जितनी कमाई हो रही है उतना ही खर्चा हो रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो है। तो ये सरकार के राजस्व और व्यय पर नियंत्रण रखती है। कमाई के अनुरूप ही खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा। एक कार्य और होता है इसका, जब ये सारा पूरा साल खत्म हो गया, बजट के अनुसार आपने कितना कितना खर्चा किया, तो यहां पर ये अकाउंटेंट जनरल ऑफिस अपना पूरा लेखा जोखा बना करके कि कितने किस डिपार्टमेंट को कितना दिया था, कितना खर्च किया, किस अकाउंट में से कितना किया, किस में बच गया, किस में ज्यादा हो गया, ऐसा बना करके, तो देखिए उसको बोलते हैं यहां पर विनियोग लेखा। यह सरकार का विनियोग लेखा तैयार करती है। विनियोग लेखा, इस पे अभी बात करेंगे हम। मतलब इसको हम ये मान लीजिए फाइनल अकाउंट तैयार करके ये विधानसभा को प्रस्तुत कर देता है। ये विनियोग लेखा हो गया, फाइनल अकाउंट, कितना पैसा दिया, कितना खर्चा हुआ है, कितना बचाया, कितने ज्यादा खर्च किया, ये सारी व्यवस्थाएं बना करके ये विधानसभा को प्रस्तुत कर देते हैं। तो विनियोग लेखा तैयार करने वाली संस्था यहां कौन सी है, वो है महालेखाकार। तो इस तरीके से हमने पहली परिभाषा यहां पर जो पढ़ी, वो हमने पहली परिभाषा पढ़ी महालेखाकार की। तो अब हम दूसरी परिभाषा इसमें पढ़ते हैं कि एक नया शब्द यहां पर आ गया, विनियोग लेखा। अब यहां पर जब ये प्रश्न आता है कि विनियोग किसको बोलते हैं, विनियोग का आशय क्या होता है, विनियोग की अंग्रेजी क्या होती है, तो यहां आपका आंसर आता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि मैं आपसे उल्टा पूछूं कि इन्वेस्टमेंट की हिंदी क्या होती है, तो आपका आंसर आता है निवेश। मतलब इन्वेस्टमेंट की हिंदी निवेश है और विनियोग की अंग्रेजी यहां पर इन्वेस्टमेंट है।
तो ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में विनियोग का मतलब तो यहां पर समझ में आता है कि प्राइवेट सेक्टर में विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिटर्न की अपेक्षा होती है। लेकिन सरकार में विनियोग, सरकार का ना कोई प्रॉफिट होता है, ना सरकार का कभी लॉस होता है। सरकार का तो क्या आशय है कि भैया जनता से ही तो पैसा लेना है और जनता में ही पैसा खर्च करना है। आप टैक्स माफी करोगे तो आपकी रेवेन्यू कम आएगी, तो डेवलपमेंट कम होगा। डेवलपमेंट ज़्यादा करोगे तो आपको रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी, रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी तो आपको यहाँ पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक सामंजस्य है, पैसा यहीं से आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है, पब्लिक के पास ही जा रहा है। ये हमारी भ्रांति है कि अभी सरकारें जो है इन चीज़ों को सस्ता सब्सिडी दे दे, ये कर दे, वो कर दे, तो अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर भार है, क्योंकि हमारा ही पैसा हम पे ही खर्च होगा। तो साथियों यहां पर इसलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, इसलिए हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो मैं यहां पर विनियोग की बात करता हूं। चलिए विनियोग किसको बोलते हैं, तो विनियोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन को। विनियोग की परिभाषा एप्रोप्रिएशन, ये क्या होता है? तो देखिए विनियोग को समझने के लिए, विनियोग मतलब एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब हम थोड़ी देर के लिए ये मान ले इन्वेस्टमेंट, आपकी बात को मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने क्या बनाया, बजट बनाया। बजट में बनाया तो हर ऑफिस के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए स्कीम्स होती है। उस स्कीम में उन्होंने हर स्कीम का यहां पर एक अकाउंट नंबर तय कर दिया, हर स्कीम का अकाउंट नंबर, और उसको भी इतने तक पहुंचा दिया कि यहां पर अगर कोई पिन पॉइंट ये पूछे कि इसमें कितना खर्चा किया जाएगा, इसमें कितना खर्चा किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बिल्कुल लास्ट लेयर तक, सबसे छोटी इकाई तक पहुंच जाए, तो उसको हम अकाउंट बोलते हैं। और सरकार में इस अकाउंट को यहां पर बोला जाता है विस्तृत शीर्ष। विस्तृत शीर्ष मतलब बजट हेड, डिटेल्ड बजट हेड। हर डिपार्टमेंट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, और उस नंबर के अकॉर्डिंग यहां पर नीचे 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 ऐसी व्यवस्था होती है कि पहली लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर, उसके बाद चौथी लेयर, तो ऐसे सेग्रीगेट करते करते हम स्कीम पे छोटी छोटी इकाई तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चिकित्सा विभाग की बात करते हैं, तो उसको एक यूनिक नंबर दिया हुआ है 210 नंबर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। अब उसमें भी 2 लगा दिया तो रेवेन्यू हो गया, मतलब खर्चा हो गया। 0 लगा दिया, 0210, तो इसका मतलब चिकित्सा विभाग में आने वाली इनकम है। 2210 कर दिया, 2 लगा दिया, तो इसका मतलब चिकित्सा विभाग में जो रेवेन्यू मामलों में, मतलब नॉर्मल मामलों में खर्चा है। अगर 4 लगा दिया तो यहां पर चिकित्सा विभाग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। यदि 6 लगा दिया, यहां पर 6210, तो यहां पर फिर उस स्थिति में यहां क्या हो जाएगा कि ये लोन है। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के आगे यहां पर एक यूनिक नंबर है, तो 210 नंबर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का है, और उसके आगे हम और कर देते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहां पर हर ऑफिस को खर्चे के लिए यहां पर क्या चाहिए मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो हमने यहां पर 2210, इसका मतलब एंटायर मेडिकल डिपार्टमेंट का कितना बजट प्रोविजन है, ये 2210 के एक समरी वाला टोटल उसका लगा करके मिल जाएगा। लेकिन अब हमने उसमें कहा कि नहीं, निदेशालय,
अब हमने इसको बांट दिया कि 01 पे, इसके आगे क्या कर दिया कि इसका मतलब क्या है 2210-01, इसका मतलब केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पे निदेशालय स्तर पर जो खर्चा हो रहा है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर नीचे हमने एक और अकाउंट नंबर बना दिया, मान लीजिए 01, ठीक है। तो यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं मान लीजिए, एक स्कीम आई उसके अंतर्गत बना दिया। फिर उसमें 01 कर दिया, मान लीजिए वेतन। तो अब देखिए ये अब एक जगह का सबसे लास्ट क्या आ गया कि वेतन के बारे में जाके बात कर रहा है कि वहां पर इसमें इसके अंतर्गत वेतन पे कितना खर्चा हुआ, तो ये सबसे छोटा। तो ये डिटेल जब बजट हेड बन जाता है, ये हमारा एक अकाउंट नंबर हो गया। तो देखिए अकाउंट नंबर क्या बन गया, 2210-01-01, ऐसे अकाउंटिंग बन गया। ऐसे किसी में 03 लग गया, किसी में 04 लग गया, किसी में 05 लग गया, यहाँ कहीं 02 लग गया, कहीं यहाँ लग गया। ऐसे करके ये अलग 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 अकाउंटिंग कर देते हैं, जिससे हमें ये पता रहता है कि ये किस चीज का अकाउंट है। पैसा निकालना है तो उसी में से निकले, दूसरे में से नहीं निकले, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन रहता है। तो अब विनियोग किसको कहते हैं, देखिए अब हमने इस काम के लिए जो वेतन है, मान लीजिए यहां पर 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया और लास्ट में खर्चा इसमें से मान लीजिए 49 करोड़ रुपए हुआ। तो यह है, इसको हम क्या कह रहे हैं, दिखाए गए व्यय को करने के लिए किसी मद की प्राथमिक इकाई, किसी अकाउंट की प्राथमिक इकाई को में जो धन सम्मिलित किया गया है उसे हम विनियोग कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि दिखाए गए व्यय को करने के लिए किसी मद मतलब हेड बोलते हैं इसको, प्राथमिक इकाई। प्राथमिक इकाई क्या होगी, यहां तक पहुंच जाओ आप, लास्ट तक। प्राथमिक इकाई में सम्मिलित की गई निधि को विनियोग कहते हैं। को विनियोग कहते हैं। तो इस तरीके से ये विनियोग हो गया। देखिए एप्रोप्रिएशन। अब आप ये कहे कि मतलब आप समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि किसी अकाउंट में जो प्रोविजन है वो विनियोग है। आप ये मान लीजिए अगर साल के अंत में बात करते हैं तो जो खर्चा किया है वही तो प्रोविजन क्या था। तो किसी मद के अंतर्गत खर्च करने के लिए, किसी अकाउंट के अंतर्गत खर्च करने के लिए, और अकाउंट के क्या बिल्कुल प्राइमरी यूनिट, उसी में पैसा होता है। ये प्राइमरी यूनिट से बनते बनते ही पूरे पूरे इसका बनता है, पूरे राजस्थान का बनता है। तो ऐसे करके हम प्राइमरी यूनिट तक जाते हैं। इसमें सरकार की अकाउंटिंग प्राइमरी यूनिट तक होती है। तो यहां पर एक एक छोटी 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 यूनिटों के हिसाब से पैसे का प्रोविजन होता है, उसके अकॉर्डिंग खर्चा होता है। तो यहां पर एप्रोप्रिएशन मतलब अभी अगर मैं यहां देखूं तो इन्वेस्टमेंट, और मैं यहां दूसरे शब्दों में बोलूं प्रोविजन। भाई इस साल इस अकाउंट में इस काम के लिए कितना पैसा रखा गया, तो आप उसको एप्रोप्रिएशन भी बोल सकते हो, आप उसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, आप उसको प्रोविजन भी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो। तो दिखाए गए व्यय को करने के लिए किसी मद की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित धन निधि को हम क्या कहते हैं, विनियोग कहते हैं, एप्रोप्रिएशन कहते हैं। ये हमारा एक विस्तृत शीर्ष जो होता है अकाउंट, आपने समझ लिया। यहां पर विस्तृत शीर्ष का मतलब ये भी परिभाषा में आएगा, डिटेल्ड हेड भी आएगा, लेकिन विस्तृत शीर्ष मतलब बजट की प्राथमिक इकाई को हम विस्तृत शीर्ष कहते हैं, और विस्तृत शीर्ष में जो पैसा रखा गया है उसको विनियोग कहते हैं। दैट्स ऑल। तो ये हमारी दूसरी परिभाषा आ गई यहां पर, विनियोग, एप्रोप्रिएशन। चलिए अब हम तीसरी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। बैंक।
देखिए बैंक की क्या डेफिनेशन है। अगर ये कहा जाए कि सरकारी बैंक कौन सा है, तो जनरली लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन है। देखिए ट्रेजरी ने कहा, कोषागार ने कहा कि यहां पर पैसा निकालो, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये किस बैंक को इंस्ट्रक्ट करे यहां पर कि वो आपके अकाउंट में पैसा दे दे। तो देखिए जनरली क्या होता है कि आप उसी बैंक को तो इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप किस बैंक को इंस्ट्रक्ट करोगे कि आपको किसी मित्र को पैसा देना है, तो आप किस बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, चेक काटोगे। और चेक किस कौन से अकाउंट का काटोगे, उसी अकाउंट का काटोगे कि जहां जिस बैंक में आपका अकाउंट है, मतलब उसमें पैसे है तभी तो बैंक उस पैसे को आगे देगा। तो जब आप चेक काटते हो तो बैंक क्या करेगा, पहले आपके सिग्नेचर मिलाएगा, आपका चेक मिलाएगा, आपके अकाउंट में बैलेंस देखेगा, देन उसके बाद ही तो ट्रांसफर करता है। तो यहां जो कोषागार है वो किस बैंक को इंस्ट्रक्ट करे कि वो संबंधित के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दें। तो आपके हिसाब से क्या होगा, आप लोग कहेंगे कि साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप ये कहेंगे। लेकिन यहां पर तो देखिए इतने सारे, हर जिले में ट्रेजरी है, तहसील स्तर पर सब ट्रेजरी है, तो वहां वो सभी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि सब जगह अकाउंट में कितना पैसा है। और ये ऑनलाइन व्यवस्था तो आज हुई है, पहले तो सब मैन्युअली होती थी। तो अकाउंट में कितना पैसा है ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे सिस्टम चेक हो। तो क्या हर बैंकों में पैसा रखती है क्या सरकार, हर जगह की ब्रांचों में। तो देखिए यहां पर ब्रांचों में पैसा नहीं होता है, एसबीआई में पैसा नहीं होता है। एसबीआई, पीएनबी, ये सब जितने बैंक है ना, ये बैंक तो केवल एजेंट बैंक है, ये केवल एजेंट है। और वो किसके, सरकार का अकाउंट एक ही जगह होता है, और वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही अकाउंट होता है। सरकार का अकाउंट केवल आरबीआई में होता है। आरबीआई ने संबंधित बैंकों को अपना एजेंट बना दिया, और एजेंट बना करके उनको कहा कि भैया जो सरकार का नुमाइंदा आपको कह रहा है, आपको बैलेंस मिलाने की जरूरत नहीं है, आप तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो बैंक कहता है कि ट्रांसफर कर दें, फिर हमारे पास कहां से आएगा, कोई बात नहीं, आपका भी अकाउंट मेरे पास है और राजस्थान सरकार का भी अकाउंट मेरे पास है, तो आप मुझे अगले दिन बता देना कि कितना खर्चा, मतलब कितना तो आपने दिया और कितना सरकार के बिहाफ पे आपके पास आया। तो जो भी आपका प्लस माइनस होगा वो यहां से प्लस माइनस यहां से हो जाएगा एडजस्टमेंट। तो हकीकत में सरकार का बैंक कौन सा है, सरकार का बैंक एक ही होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितने भी ये नीचे बैंक होते हैं, निश्चित रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक तरीके से गवर्नमेंट का बैंक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ये जो काम करता है ये एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर हम बैंक की परिभाषा में क्या लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी शाखा सारे बैंक नहीं देंगे, एसबीआई के भी कोई भी शाखा जिसको आरबीआई द्वारा ये ऐसा ट्रांजैक्शन करने के लिए आरबीआई द्वारा एजेंट नियुक्त किया गया। एक तो आरबीआई एजेंट नियुक्त करे, और फिर जो बैंक है एजेंट किसको नियुक्त कर सकती है, ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट को फॉलो करे। और आरबीआई एक्ट कब का है, उसको बोलते हैं 1934, तथा जो आरबीआई एक्ट 1934 की पालना करे। ये बैंक वो बैंक कहलाते हैं। तो यहां जितने भी ये बैंक हैं वो एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले प्रायोरिटी पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी ऐसी ब्रांच जिसको आरबीआई द्वारा अपना एजेंट नियुक्त कर दिया जाए, और वो ब्रांच एजेंट तभी होगी जब वो आरबीआई एक्ट 1934 की पालना करे, तो वो उसको आरबीआई यहां पर
एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकती है। वो सरकारी ट्रांजैक्शन यहां पर करने के लिए अधिकृत है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा ट्रेजरी ऑफिसर के कहने पर वो ट्रांजैक्शन कर देगा। उसे इससे मतलब नहीं है कि सरकार के पास कितना पैसा है, नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन जिसको आरबीआई ने दिया हुआ है, वो आरबीआई के स्तर पर जाकर के वहां पर वो ट्रांजैक्शन आपस में प्लस माइनस होता है। इस बैंक के जो है केवल एजेंट बैंक के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड देखिए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही अकेला है? तो यहां पर देखिए एसबीआई के बहुत सारे बैंक थे, अब तो मर्ज हो गए। एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर भी हुआ करता था। तो वैसे तो अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी यहां से डिलीट नहीं हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी बैंक जो एसबीआई एक्ट 1959 के अंतर्गत सहायक बैंक कहलाते हैं तथा जो आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करते हैं, मतलब एसबीआई के सहायक बैंक की शाखाएं भी यहां पर एजेंट बनाई जा सकती है, वो भी ट्रांजैक्शन कर सकती है। पहले एसबीबीजे करता ही था, तो वो यहां पर सहायक बैंक के रूप में यहां पर ये इसको शाखा जो है वो कार्य करती थी, आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करती थी। तो वो भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और तीसरा, जहां ये दोनों ही बैंक नहीं है तो अन्य किसी बैंक की शाखा जिसको आरबीआई एजेंट नियुक्त करे या अधिकृत करे। तो अन्य बैंक की शाखाएं भी इसमें सम्मिलित हो गई, तो वो भी यहां पर कंसीडर हो जाती है। अन्य बैंक की शाखाएं भी यहां पर आरबीआई के एजेंट के रूप में, जहां कहीं एसबीआई की शाखा नहीं है या एसबीआई के सहायक बैंक की पहले शाखाएं हुआ करती थी, अब तो है ही नहीं। ठीक है, अब तो सारे सहायक बैंक एसबीआई में ही मर्ज हो गए, सारा एसबीआई हो गया। तो वो लेकिन नियमों में पुरानी व्यवस्था रखी हुई है। यहाँ पर एसबीआई एक्ट 1959 है, तो एसबीआई के अतिरिक्त अन्य बैंक भी हो सकते हैं जिसको आरबीआई एजेंट के। तो कुल मिलाकर के एक बात समझ में आती है कि सरकारी बैंक जो होता है, सरकार का अकाउंट जिस बैंक में होता है वो केवल आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहीं पर सारा अकाउंट मेंटेन होता है। ये सारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इन बैंकों में वो केवल एक एजेंट के रूप में होते हैं, एजेंट के रूप में ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये एक बैंक की डेफिनेशन। देखिए आजकल व्यवस्था में जब ये व्यवस्था हो गई तो आजकल ये सब्सिडरी सहायक बैंक की जरूरत कहां से पड़ गई? तो बोले जरूरत तो पड़ेगी भाई, नीचे नीचे ट्रांजैक्शन होता है। तो बोले आजकल तो ऑनलाइन ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो ना कि सीधा आरबीआई से ही सब कुछ हो जाए। तो सरकार ने अभी कुछ समय पहले यहां पर आरबीआई ई कुबेर एक पोर्टल बनाया। आरबीआई ई कुबेर एक पोर्टल बनाया, और ये आरबीआई ई कुबेर जो पोर्टल है, अब यहां पर सरकार का मोस्टली ट्रांजैक्शन, देखिए कोषागार क्या करता है, पहले तो किसको इंस्ट्रक्ट करता था पैसा निकालने के लिए? पहले तो करता था वो बैंक को, और बैंक कौन था? वो एसबीआई भी हो सकता है, कोई अदर भी हो सकता है जिसको एजेंट बनाया हो।
और यहां से ये ट्रांसफर कर देता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को चेंज कर दिया। अब यहां पर ई एडवाइस से ये सीधा किसको इंस्ट्रक्ट करता है, इस पोर्टल पर आरबीआई को इंस्ट्रक्ट करता है। और आरबीआई खुद इस अकाउंट से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अकाउंट को सीधे डेबिट करके और ये कंसर्निंग के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। अब इस पोर्टल पे क्या हो गया, आरबीआई कुबेर पे सीधा उस पोर्टल से, मतलब वो इंस्ट्रक्शन सीधा उस पोर्टल से पैसा निकालेगा और वहां पर जो बैंकों का जो बीच का मीडियम है वो कम हो गया है। अभी भी रेवेन्यूज वगैरह जो आती है वो इन बैंकों के थ्रू ही आती है, पर लेकिन जो यहां पर मोस्टली जो एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो अब सीधा आरबीआई ई कुबेर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आरबीआई ई कुबेर क्या है, ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से सभी सरकार के जो गवर्नमेंट अकाउंट है, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट के पेमेंट इस पोर्टल के द्वारा अब निष्पादित हो सकते हैं। तो ये हमारा एक बैंक की परिभाषा हो गई। चलिए अब हमारी चौथी परिभाषा जो आती है, देखिए वो आती है सक्षम प्राधिकारी। आरएसआर में भी ये सेम परिभाषा है, ये तो सब में आएगी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी कौन है, जो कॉम्पिटेंट है। और कॉम्पिटेंट वो कौन है, जिसके पास शक्ति है। और यहां शक्ति कौन सी है, यहां शक्ति है पैसों से संबंधित। कौन कितना खर्चा कर सकता है, कौन कौन सा कार्य करा सकता है, कौन कितने रुपए के काम कराने के लिए अधिकृत है। तो ये शक्ति, पावर, वो यहां पर सक्षम प्राधिकारी है। तो हम क्या कहेंगे, इन नियमों के अंतर्गत शक्तियां जिन अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है, डेलीगेट, इन नियमों के अंतर्गत अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, तो वह प्राधिकारी अपनी शक्ति की सीमा में कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। जब पावर दे दिया तो सक्षम हो गया ना, तो सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। तो ऐसे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी वित्त विभाग है, उसके नीचे प्रशासनिक विभाग है, उसके नीचे विभागाध्यक्ष है, उसके नीचे संभागीय अधिकारी है, प्रादेशिक अधिकारी है, और उसके नीचे कार्यालयाध्यक्ष है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सभी अपने अपने जिनको जितने जितने रुपए की शक्ति है, जिस जिस कार्य के लिए शक्ति है, वो उस कार्य के अंतर्गत कोई कार्य करते हैं, इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट है, वो कर सकते हैं, वो सक्षम प्राधिकारी कहलाएंगे। अब ये नियम किसने जारी किए, देखिए ये नियम जारी किए राज्यपाल महोदय ने। अब राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से मान लीजिए जो शक्ति जिसको भी दे दी जाए, तो इसका मतलब सबसे संपूर्ण शक्तियां वाला कौन है, राज्यपाल महोदय। और राज्यपाल ने कहा कि भाई सारे मैटर मेरे पास भेजेगा कौन यार, मैं क्या करूंगा। राज्यपाल महोदय ने कहते हैं कि भाई मैं क्या करूंगा, इसमें भेजेगा कौन, किसी को तो दायित्व दो। तो यहां पर उन्होंने कहा, और सारे मैटर हमारा अगर उनके पास पहुंचने लगे तो फिर तो व्यवस्था में यहां पर समय लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया हम यहां पर
ये सारे प्रकार की शक्तियां देने और इनके लिए एक डिपार्टमेंट को यहां अधिकृत कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये शक्तियां वित्त विभाग में है। वित्त विभाग से नीचे जो शक्ति होती है संबंधित प्रशासनिक विभाग। वित्त विभाग भी एक प्रशासनिक विभाग है, लेकिन वो वित्त के मामले में उसका एक स्टेटस अलग है, फिर अलग प्रशासनिक विभाग है, वो इसके नीचे आते हैं, जैसे चिकित्सा, जैसे शिक्षा, जैसे पीडब्ल्यूडी, जैसे और डिपार्टमेंट है, वो उनके मुखिया फिर पैसों के मामले में उसके नीचे पावर होता है, क्योंकि ये तो पूरी विंग ही फाइनेंस की है। इसके नीचे फिर पावर किसको है? विभागाध्यक्ष को। विभागाध्यक्ष से नीचे पावर किसको है? यहां पर प्रादेशिक अधिकारी, जिसको संभागीय बोला अपन, प्रादेशिक अधिकारी, इसको पावर देते हैं। और प्रादेशिक अधिकारी से नीचे पावर किसको हो गया? कार्यालय अध्यक्ष को। तो हमने यहां पर क्या किया? देखिए, अगर हमने पूछे कि प्रादेशिक अधिकारी कौन है, कि जिसके पास विभागाध्यक्ष से कम शक्ति हो और कार्याध्यक्ष से अधिक शक्ति हो, प्रादेशिक अधिकारी, बीच का अधिकारी हो। कितने लोगों को शक्ति दे दी राज्यपाल महोदय ने? टोटल 5। वित्त विभाग संपूर्ण शक्ति वाला हो गया, उसके नीचे प्रशासनिक विभाग, उसके नीचे विभागाध्यक्ष, उसके नीचे प्रादेशिक अधिकारी, उसके नीचे कार्याध्यक्ष। तो हमें ये सब चीज समझ लेनी चाहिए कि इन 5 प्राधिकारियों के अलावा सरकार के वित्त से संबंधित शक्ति और किसी के पास नहीं है। इन 5 लोगों के पास संपूर्ण शक्तियां जितनी जितनी अलोकेट की है, वो शक्तियां यहां पर इस पुस्तक के माध्यम से राज्यपाल महोदय द्वारा यहां पर प्रत्यायोजित, डेलीगेट कर दी गई है। और डेलीगेट में भी वित्त विभाग को तो पूरी बात कह दी, तो डेलीगेट जो की है वो केवल प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, प्रादेशिक अधिकारी और कार्याध्यक्ष को, 4 को तो डेलीगेट कर दी, और ये कह दिया कि जो इनके पास शक्ति नहीं है, नहीं लिखी हुई है, वो वित्त विभाग में है। इसका मतलब पूर्ण शक्ति किसको दे दी? वित्त विभाग को दे दी। तो यहां शक्तियों के क्रम में हम सक्षम प्राधिकारी की बात करते हैं, तो जीएफएनडीआर में सक्षम प्राधिकारी मतलब जहां जीएफएन पैसों से संबंधित शक्ति दी गई है। आरएसआर में शक्तियों से संबंधित मतलब वहां सेवा से संबंधित शक्ति दी हुई है। दोनों शक्तियों के संबंध में यहां पर इस तरीके से यह विभाजित किया हुआ है कि जहां पर जिस किताब से संबंधित हम बात करेंगे, वहां सक्षमता उसी से संबंधित कहलाएगी।